नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं मुगल मिनिएचर पेंटिंग की। जी हाँ, एक बहुत ही खूबसूरत और कह सकते हैं गहरी कला शैली। हाँ बिल्कुल, ये 16वीं सदी में शुरू हुई और 19वीं सदी के मध्य तक चलती रही, है ना? हाँ, मोटे तौर पर यही समय था। उत्तरी भारतीय उपमहाद्वीप में इसका विकास हुआ। हमारे पास ना कला इतिहास की एक किताब के कुछ हिस्से हैं, अच्छा, तो सोचा कि इसी के जरिए इस पर थोड़ी गहराई से बात की जाए, समझा जाए कि ये मतलब शुरू कैसे हुई। इस पर असर कहाँ से आया हाँ, वो जो फारसी प्रभाव की बात होती है, फिर यहीं की भारतीय परंपराएं। और बाद में यूरोपीय असर भी तो देखता है। बिल्कुल, और ये भी कि कैसे अलग अलग मुगल बादशाहों की पसंद ने इसे शेप दिया। हाँ, और कुछ खास पेंटिंग्स और बनाने के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो मुगल चित्रकला, जैसा आपने कहा, 16वीं से 19वीं सदी के बीच उत्तरी भारत की ये मिनिएचर पेंटिंग स्टाइल है। मिनिएचर यानी छोटी। हाँ, साइज में छोटी, अक्सर किताबों या एल्बम के लिए, पर इनमें काम बहुत बारीक होता था, डिटेल्स गजब की। अच्छा, तो ये छोटी पेंटिंग्स होती थी, लेकिन इनमें खास क्या था? मतलब किस तरह की चीजें बनाते थे? इनकी खासियत थी एक तो बनाने की तकनीक बहुत रिफाइंड, और दूसरे विषयों की विविधता। मतलब सिर्फ शाही दरबार या जंग ही नहीं, अच्छा, बल्कि कुदरत, पेड़ पौधे, जानवर, पौराणिक कथाएं और हाँ, पोर्ट्रेट्स यानी लोगों के चेहरे भी बहुत खूबसूरती से बनाए जाते थे। और आपने शुरू में कहा था कि इसमें कई शैलियों का मेल था। हाँ, और यहीं ये शैली सबसे ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। ये असल में भारत की अपनी कला परंपराओं और फारस की जो सफवी शैली थी उसका एक संगम थी। फारस यानी ईरान वाला स्टाइल। जी हाँ, और बाद में इसमें यूरोपीय कला का असर भी घुल मिल गया। तो आप सोचिए, इस्लामी, हिंदू और यूरोपीय तीनों तरह की सोच, तीनों तरह का सौंदर्य बोध एक ही कला में मिल रहा था। वाह, ये तो कला से बढ़कर उस दौर की मिलीजुली संस्कृति का आईना हुआ फिर। बिल्कुल सही कहा। तो ये पेंटिंग्स बनती कहाँ थी? मैं तो कोई खास जगह कि अब कलाकार अकेले काम करते थे? ज्यादातर काम शाही कारखानों में होता था, वर्कशॉप्स में, जिन्हें अटेलिये भी कहते हैं। अटेलिये? हाँ, और ये सिर्फ पेंटिंग स्टूडियो नहीं थे। यहाँ सुलेखक, मतलब जो खूबसूरत लिखते हैं, कैलीग्राफर। अच्छा, कैलीग्राफर। हाँ, वो, फिर पेंटर, फिर सोने का वर्क करने वाले गिल्डर, और किताबों की जिल्द बनाने वाले बाइंडर, ये सब मिलके काम करते थे। एक पूरी टीम होती थी। अरे वाह, तो ये पूरा इकोसिस्टम था, कह सकते हैं। अच्छा, इनका मकसद क्या होता था? मतलब क्यों बनवाते थे बादशाही पेंटिंग्स? क्या आम लोगों के लिए थी? नहीं, आम लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। इनका मुख्य उद्देश्य था बादशाहों की जिंदगी की अहम घटनाओं, दरबार के खास लोगों और उनकी पसंद की चीजों का एक तरह से रिकॉर्ड रखना, दस्तावेजीकरण। अच्छा, रिकॉर्ड की तरह। हाँ, और ये पेंटिंग्स आमतौर पर सिर्फ शाही परिवार के लोग या बहुत ही करीबी दरबारी ही देख पाते थे। ये उनके निजी संग्रह, पर्सनल कलेक्शन का हिस्सा होती थीं। तो मतलब ये एक तरह की इंटेलेक्चुअल लग्जरी थी। हाँ, कह सकते हैं, बौद्धिक विलासिता का साधन। ज्यादातर ये हाथ से लिखी किताबों यानी पांडुलिपियों या फिर तस्वीरों के एल्बम का हिस्सा होती थीं। और क्या ये एकदम से नई शैली बन गई या इसका पुरानी भारतीय कला से कोई कनेक्शन था? नहीं, ऐसा नहीं कि ये वैक्यूम में बन गई। इसका उस समय की दूसरी भारतीय कला शैलियों जैसे राजपूत या दक्कनी शैली, उनसे लेना देना था, संपर्क था। लेकिन हाँ, ये उनसे काफी अलग दिखती थी। कैसे अलग थी? देखिए, जो भारत की पुरानी शैलियां थीं उनमें अक्सर थोड़ा फ्लैट पर्सपेक्टिव होता था, मतलब गहराई कम दिखती थी, रेखाएं बोल्ड होती थीं, रंग चटक। वहीं मुगल शैली में आपको बारीकी मिलेगी, लगभग 3D जैसा दिखाने की कोशिश, ऑप्टिकल रियलिज्म पर जोर। ऑप्टिकल रियलिज्म? हाँ, मतलब जैसा आंखों को दिखता है वैसा बनाने की कोशिश। शाही दरबार के दृश्य, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ एकदम सटीक बनाने पर जोर था। ये एक नई नफासत लेकर आई भारतीय कला में। समझ गया। तो कहानी शुरू होती है बाबर से, मुगल साम्राज्य के संस्थापक। हाँ, बाबर 1526 में वो मध्य एशिया से आए थे, आज के उज़्बेकिस्तान से। जी। तैमूर और चगताई तुर्क वंश के। तो उनके साथ फारस और मध्य एशिया की जो संस्कृति थी, कला थी, उसका असर तो आना ही था। जी। और बाबर सिर्फ एक शासक नहीं थे, वो कला के बड़े कद्रदान थे।
जी। उन्हें खूबसूरत पांडुलिपियां, बाग बगीचे, आर्किटेक्चर, इन सब में बड़ी दिलचस्पी थी। हाँ, मैंने भी पढ़ा है उनकी आत्मकथा बाबरनामा में भी कला का जिक्र है काफी। बिल्कुल है। बाबरनामा में उनके राजनीतिक जीवन के साथ साथ उनका ये कला प्रेम और भारत की जमीन, यहाँ के पेड़ पौधे, जानवर, उनके प्रति उनका जो एक फैसिनेशन था वो भी दिखता है। अच्छा। और उन्होंने ये जो अपनी जिंदगी के बारे में लिखने की परंपरा शुरू की वो आगे भी चली। उन्हें पेंटिंग में भी रुचि थी, खासकर पोर्ट्रेट्स में। हाँ, वो बेजाद का जिक्र करते। हाँ, बेजाद जो मशहूर फारसी पेंटर थे हेरात स्कूल के। बाबर उनकी तारीफ भी करते हैं लेकिन थोड़ी आलोचना भी, खासकर चेहरे बनाने को लेकर। इससे पता चलता है कि उनकी नजर कितनी बारीक थी। तो बाबर ने बीज बोया एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन मुगल पेंटिंग को असल जमीन मिली शायद उनके बेटे हुमायूं के समय में। हाँ, हुमायूं। बाबर के बाद 1530 में उनका शुरुआती दौर काफी उथल पुथल वाला रहा। शेरशाह सूरी से हार गए थे और उन्हें ईरान जाना पड़ा था। हाँ, ईरान के सफवी बादशाह शाह तहमास्प के दरबार में शरण ली थी। तो वहां उन्होंने फारसी कला को करीब से देखा होगा। यकीनन। और वो दौर फारसी मिनिएचर पेंटिंग का शायद सबसे बेहतरीन दौर था। वो वहां के कलाकारों की बारीकी और हुनर से बहुत प्रभावित हुए। अच्छा। तो जब उन्होंने दोबारा दिल्ली पर कब्जा किया तो वो अपने साथ 2 माहिर फारसी पेंटर लाए, मीर सैयद अली और अब्द उस समद। यही वो 2 नाम हैं जो अक्सर मुगल पेंटिंग की शुरुआत से जोड़े जाते हैं। हाँ, और दोनों पोर्ट्रेट बनाने में उस्ताद थे। और यहीं से शायद शाही वर्कशॉप, वो निगारखाना की शुरुआत हुई। बिल्कुल। हुमायूं ने दिल्ली में एक शाही स्टूडियो या निगारखाना बनवाया। ये उनकी लाइब्रेरी का ही हिस्सा था। यहीं से मुगल पेंटिंग की औपचारिक शुरुआत मानी जाती है। और उन्होंने एक बड़ी पेंटिंग परियोजना भी शुरू की थी शायद, हमजानामा। हाँ, हमजानामा, पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा की बहादुरी के किस्सों पर आधारित बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था। इसे बाद में उनके बेटे अकबर ने पूरा करवाया। इसका कोई शुरुआती उदाहरण मिलता है हुमायूं के दौर का? एक पेंटिंग है, प्रिंसेस ऑफ द हाउस ऑफ तैमूर, शायद अब्दुस समद ने बनाई थी। ये कपड़े पर बनी है, साइज में काफी बड़ी। इसमें अभी भी काफी हद तक फारसी अंदाज दिखता है, रचना में और रंगों में। तो हुमायूं ने नींव रखी और फिर आए अकबर 1556 से 1605 तक, जिन्हें कला का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता है मुगलों में। हाँ, अकबर का दौर तो जैसे स्वर्णकाल था मुगल कला का। उनके दरबारी इतिहासकार थे अबुल फजल जी, आईने अकबरी वाले। हाँ, उन्होंने लिखा है कि अकबर कला के इतने दीवाने थे कि उनकी शाही वर्कशॉप में 100 से ज्यादा कलाकार काम करते थे। 100 से ज्यादा? बहुत बड़ी संख्या है। हाँ, और इनमें ईरान से आए माहिर कलाकार भी थे और भारत के स्थानीय कलाकार भी। और इसी मिलाप से वो अनोखी इंडो फारसी शैली बनी जिसकी हम बात कर रहे हैं। और अकबर खुद भी काफी इन्वॉल्व रहते थे इसमें। मैंने सुना है शायद उन्हें पढ़ने में कुछ दिक्कत थी, डिसलेक्सिया जैसा कुछ। हाँ, कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं। पक्का तो नहीं कह सकते, लेकिन लगता है कि शायद इसीलिए वो तस्वीरों के जरिए कहानी और जानकारी को ज्यादा पसंद करते थे। अच्छा, ये दिलचस्प बात है। और इसीलिए उनके समय में हाथ से लिखी किताबों, पांडुलिपियों को चित्रों से सजाने पर बहुत जोर दिया गया। उन्होंने महाभारत का फारसी अनुवाद करवाया, रज़्मनामा नाम से। हाँ, रज़्मनामा यानी युद्धों की किताब। और उसे करीब 169 पेंटिंग से सजवाया, दसवंत जैसे उस्ताद कलाकार की देखरेख में। कमाल है। और रामायण का भी चित्रण हुआ? हाँ, रामायण का भी और कई दूसरी भारतीय कहानियों, फारसी ग्रंथों का भी। ये सिर्फ कला नहीं थी, ये अकबर की अलग अलग संस्कृतियों को, धर्मों को साथ लाने की कोशिश का भी एक हिस्सा था। तो ये एक तरह से पॉलिटिकल और कल्चरल स्टेटमेंट भी था? बिल्कुल। अकबर खुद कलाकारों के काम को देखते थे, उनकी हौसला अफजाई करते थे। उनके समय में टॉपिक्स भी बहुत बढ़ गए। दरबारी शान और शौकत, शिकार, लड़ाइयाँ, ऐतिहासिक घटनाएं, पोर्ट्रेट्स, हिंदू पौराणिक कथाएं, सूफी विचार, सब कुछ पेंट होता था। और वो हमजानामा प्रोजेक्ट का क्या हुआ? वो अकबर के समय में पूरा हुआ और ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। कहते हैं इसमें 1400 बड़े बड़े चित्र थे, कपड़े पे बनाए गए थे। 1400? हाँ। और इसे पूरा होने में करीब 15 साल लगे। ये टीम वर्क का बेहतरीन नमूना है। मीर सैयद अली और अब्ज उस समद की देखरेख में शुरू हुआ। तो इसमें भी वो इंडो फारसी स्टाइल दिखता होगा? हाँ, शुरुआती चित्रों पर फारसी असर ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे काम आगे बढ़ा भारतीय अंदाज गहरा होता गया। रंगों में, पेड़ पौधों के चित्रण में, माहौल में वो भारतीयता दिखने लगी। इस दौर में यूरोपीय असर भी आने लगा था क्या? हाँ, आने लगा था। पुर्तगाली पादरी, यूरोपीय व्यापारी वो अपने साथ पेंटिंग्स, प्रिंट्स लाते थे। अच्छा।
अकबर की वर्कशॉप के कलाकारों ने उन्हें देखा, उनसे सीखा। जैसे एक पेंटिंग है मैडोना एंड चाइल्ड। हाँ, मैंने देखी है वो। विषय तो ईसाई है, लेकिन बनाने का अंदाज मुगल है। उसमें भारतीय गहने, पंखे जैसी चीजें भी दिखती हैं। तो ये नकल नहीं थी, बल्कि एक नई चीज बनाने की कोशिश थी। क्रिएटिव अडेप्टेशन कह सकते हैं। हाँ, मिस्कीन जैसे कलाकार थे, उन्होंने नोआज़ आर्क यानी नूह की नाव बनाई, या कृष्णा लिफ्ट्स माउंट गोवर्धन। इनमें आप देखेंगे कि फारसी तकनीक है, भारतीय विषय है और थोड़ी थोड़ी यूरोपियन रियलिज्म लाने की कोशिश भी है। तो अकबर के बाद आए जहांगीर, 1605 से 1627 तक। उनके जमाने में क्या खास बदलाव आए पेंटिंग में? जहांगीर तो बचपन से ही कला के शौकीन थे। राजकुमार सलीम के तौर पर भी कहते हैं बादशाह बनने से पहले ही उनकी अपनी निजी वर्कशॉप थी। अच्छा। हाँ, और उन्होंने ईरानी पेंटर आका हिरजा और उनके बेटे अबुल हसन को अपने पास रखा था। बादशाह बनने के बाद उन्होंने कला को और बढ़ावा दिया, लेकिन उनका जोर थोड़ा अलग था। अलग कैसे? अकबर जहां बड़ी बड़ी कहानियों, घटनाओं के चित्रण पर जोर देते थे, वहीं जहांगीर की दिलचस्पी चीजों को बहुत बारीकी से देखने और बिल्कुल असली जैसा, मतलब साइंटिफिक एक्यूरेसी के साथ चित्रित करवाने में थी। साइंटिफिक एक्यूरेसी? हाँ। पेंटिंग में? हाँ, खासकर पेड़ पौधे, फूल पत्तियां और जानवर। उन्होंने अपनी आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में इसका जिक्र भी किया है। उनके समय में मुगल पेंटिंग रियलिज्म यानी यथार्थवाद और सटीकता के पीक पर पहुंच गई। यानी अब कहानी से ज्यादा असलियत पर जोर था। हाँ, कह सकते हैं। जहांगीर बहुत ज्यादा पेंटिंग्स बनवाने के बजाय कुछ चुनिंदा उस्ताद कलाकारों से काम करवाना पसंद करते थे। क्वालिटी पर जोर था, क्वांटिटी पर नहीं। और एल्बम बनाने का चलन भी बढ़ा शायद। हाँ, मुरक्का जिन्हें कहते थे, अलग अलग पेंटिंग्स को इकट्ठा करके एल्बम बनाना। और इन एल्बमों के पन्नों के किनारे यानी हाशिए, मार्जिन्स, वो कमाल के होते थे। सोने के वर्क और पेड़ पौधों, जानवरों, इंसानी आकृतियों के इतने बारीक डिजाइन से सजे होते थे कि वो हाशिए खुद अपने आप में आर्ट पीस लगते थे। वाह, ये तो कमाल की डिटेलिंग है। और यूरोपीय प्रभाव का क्या हुआ जहांगीर के टाइम में? वो और बड़ा। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एम्बेसडर सर थॉमस रो उनके दरबार में आए थे। हाँ, सुना है। वो अपने साथ यूरोपियन पेंटिंग्स लाए। जहांगीर ने यूरोपीय शैली की गहराई, पर्सपेक्टिव, शेडिंग, इन सबको पसंद किया और उनके कलाकारों ने इन तकनीकों को अपनी शैली में बहुत खूबसूरती से मिला लिया। उनके समय की कला सही मायनों में स्वदेशी, फारसी और यूरोपीय शैलियों का एक बहुत ही क्रिएटिव फ्यूजन है। कोई खास उदाहरण जहांगीर के दौर का जो इस फ्यूजन को दिखाता हो? कई हैं। एक तो अबुल हसन की बनाई जहांगीर का सपना, बहुत मशहूर है। हाँ, जिसमें वो शाह अब्बास से गले मिल रहे हैं। हाँ। हकीकत में तो वो दुश्मन थे, ईरान के शाह अब्बास। ये जहांगीर की एक राजनीतिक कल्पना थी और उसमें सिंबलिज्म कमाल का है। जहांगीर शेर पर खड़े हैं, शाह अब्बास भेड़ पर, दोनों दुनिया के ग्लोब पर, और ऊपर यूरोपीय स्टाइल के पंखों वाले फरिश्ते पुट्टी भी हैं। ये दिखाता है कि कला का इस्तेमाल कैसे राजनीतिक प्रोपेगेंडा के लिए भी हो सकता है। बिल्कुल। और एक और पेंटिंग है विचित्र की, जहांगीर घंटे पर बैठे हुए। उसमें भी बहुत प्रतीक हैं। जहांगीर सूफियों को तरजीह दे रहे हैं बादशाहों पर। उसमें ऑटोमन सुल्तान और इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के छोटे छोटे चित्र भी हैं। अच्छा, और वो जानवरों के सटीक चित्रण वाली बात, उसके उदाहरण? उसके लिए उस्ताद मंसूर का नाम सबसे ऊपर आता है। जहांगीर ने उन्हें नादिर उल अस्र यानी युग का अद्वितीय का खिताब दिया था। नादिर उल अस्र? हाँ, मंसूर ने एक बाज का चित्र बनाया था। वो बाज ईरान के शाह ने तोहफे में भेजा था। जब वो मर गया तो जहांगीर ने उसकी याद में उसका चित्र बनवाया, इतना सटीक कि आज भी पक्षी विज्ञानी उसकी तारीफ करते हैं। कमाल है। इसी तरह मंसूर ने एक ज़ेबरा का चित्र बनाया जो इथोपिया से लाया गया था। जहांगीर ने खुद उस पेंटिंग पर फारसी में नोट लिखा कि ये असली ज़ेबरा है, कोई रंगावा घोड़ा नहीं। ये चित्र साइंटिफिक इलस्ट्रेशन जैसे हैं। यानी कला और विज्ञान का संगम एक तरह से है, कह सकते हैं। तो बहुत खूब। जहांगीर के बाद आए उनके बेटे शाहजहां, 1628 से 1658, जिन्हें हम ताजमहल के लिए ज्यादा जानते हैं। उनके समय में पेंटिंग का क्या हुआ? क्या वही रियलिज्म जारी रहा? शाहजहां के दौर में थोड़ा बदलाव आया। जहांगीर का जोर जहां असलियत और साइंटिफिक बारीकी पर था, वहीं शाहजहां के समय में पेंटिंग्स ज्यादा भव्य, ज्यादा अलंकृत और कह सकते हैं आइडियलाइज्ड हो गईं। आइडियलाइज्ड मतलब असलियत से ज्यादा जोर एक शाही शानो शौकत, एक दैवीय आभा, एक रूहानी खूबसूरती दिखाने पर था। चीजों को हूबहू वैसा दिखाने के बजाय उन्हें खास, सजे धजे, स्टाइलिश अंदाज में पेश करना। तो इसे स्टाइलाइजेशन कहेंगे? हाँ, स्टाइलाइजेशन।
रंगों में और चमक आ गई, रत्न जैसे रंग, रेखाएं बेहद बारीक और सदी हुई। सोनी का काम बहुत बढ़ गया। शाहजहां का जो रत्नों और बड़ी बड़ी इमारतों का शौक था वो उनकी पेंटिंग्स में भी झलकता है। तो विषय भी बदल गए होंगे फिर। हाँ, अब ज्यादातर पेंटिंग्स में बादशाह को महिमा मंडित किया जाता था। दरबार के भव्य सीन, शाही जुलूस, रानियों और राजकुमारों के ऐसे चित्र जो असलियत से ज्यादा खूबसूरत लगे। उनके समय की सबसे मशहूर परियोजना है पादशाहनामा, राजा का इतिहास। हाँ, ये मुगल कला की भव्यता का शायद शिखर है। इसमें रंगों का इस्तेमाल, कॉम्पोजिशन, डिटेलिंग सब कमाल का है। एक पेंटिंग है हाजी मदनी की, दारा शिकोह की बारात। हाँ, वो बहुत मशहूर है। उसमें रात का सीन है, रोशनी है, भीड़ है, नाच गाना, हाथी घोड़े, पटाखे, पूरी शानो शौकत दिखाई गई है। वो शाहजहां के दौर के अंदाज का परफेक्ट उदाहरण है। और ये भी सुना है कि शाहजहां के दौर की पेंटिंग्स ने यूरोपीय कलाकारों को भी प्रभावित किया, रेम्ब्रांड जैसे। हाँ, ये बात कही जाती है कि रेम्ब्रांड ने मुगल मिनिएचर्स की स्टडी की थी, खासकर उनकी बारीक लाइनों को समझने के लिए। दिलचस्प। अच्छा, दारा शिकोह का जिक्र आया, शाहजहां के बड़े बेटे, उनका क्या रोल था कला में? दारा शिकोह खुद कला और ज्ञान के बड़े प्रेमी थे, लेकिन थोड़े अलग किस्म थे। अलग किस्म के मतलब? वो सूफीवाद और वेदांत दर्शन में गहरी रुचि रखते थे, काफी उदार और खुले विचारों के थे, कई भाषाएं जानते थे, संस्कृत भी। अच्छा। उन्होंने अपने लिए और अपनी पत्नी के लिए भी चित्रों के खास एल्बम बनवाए थे। एक पेंटिंग है जिसमें वो साधुओं के साथ एक बाग में बैठे दिखाए गए हैं। वो उनके इसी दार्शनिक और मिलनसार स्वभाव को दिखाती है। लेकिन अफसोस, वो बादशाह नहीं बन पाए। हाँ, वो अपने भाई औरंगजेब से जंग हार गए और मारे गए। और फिर औरंगजेब का दौर आया, 1658 से 1707 तक। उनके आने के बाद कला का क्या हुआ? एक आम धारणा है कि उन्होंने पेंटिंग वगैरह बंद करवा दी थी। ये धारणा थोड़ी सिंप्लीफाइड है, पूरी तरह सही नहीं है। औरंगजेब का फोकस साम्राज्य को फैलाने और मजबूत करने पर और इस्लामी कानूनों को लागू करने पर ज्यादा था। कला पर उनका ध्यान कम था। तो उन्होंने शाही कारखाने बंद नहीं करवाए? फौरन बंद नहीं करवाए। उन्होंने उसे उतना बढ़ावा नहीं दिया जितना उनके पुरखों ने दिया था, ये सही है। लेकिन उनके शुरुआती दौर में भी पेंटिंग्स बनी, कुछ अच्छी पेंटिंग्स भी मिलती हैं। पर हाँ, वो पहले वाली बात नहीं रही। धीरे धीरे संरक्षण कम होता गया। तो पतन कैसे शुरू हुआ फिर? औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य वैसे ही कमजोर होने लगा था। राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, शाही खजाना खाली होने लगा, तो कला को पहले जैसा संरक्षण मिलना बंद हो गया। तो कलाकार कहाँ गए? जो माहिर कलाकार शाही वर्कशॉप में थे वो काम की तलाश में दूसरी जगहों पर चले गए। अवध, हैदराबाद, राजस्थान, पंजाब की पहाड़ियां, वहां के जो स्थानीय शासक थे उनके दरबारों में। और वहां जाकर उन्होंने नई शैलियां बनाई। हाँ, उन्होंने मुगल शैली को वहां की स्थानीय शैलियों के साथ मिलाया। इससे कई नई रीजनल या प्रांतीय शैलियां पैदा हुईं, जैसे पहाड़ी पेंटिंग, दक्कनी पेंटिंग, अवध स्कूल वगैरह। तो मुगल शैली एक तरह से खत्म नहीं हुई, बस फैल गई और बदल गई। हाँ, वो बिखर गई और दूसरी शैलियों में मिल गई। बाद के मुगल बादशाहों जैसे मोहम्मद शाह रंगीला या आखिरी बादशाह बहादुर शाह जफर, उनके समय में भी कुछ अच्छी पेंटिंग्स बनी, लेकिन वो बस पुरानी शान की एक फीकी सी झलक थीं। बहादुर शाह जफर का भी चित्र मिलता है। हाँ, 1838 का एक चित्र है। वो खुद भी शायर और कला प्रेमी थे, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने उन्हें बर्मा भेज दिया और मुगल राज खत्म हो गया। और मुगल पेंटिंग की परंपरा भी? हाँ, वो परंपरा भी लगभग खत्म हो गई। उसकी जगह फिर अंग्रेजों के असर वाली कंपनी स्कूल पेंटिंग ने ले ली। ये तो पूरी कहानी हो गई मुगल पेंटिंग के बनने, संवरने और फिर ढल जाने की। थोड़ी सी बनाने की तकनीक पर भी बात कर लें। ये इतनी बारीक पेंटिंग्स बनती कैसे थी? प्रक्रिया काफी जटिल और समय लेने वाली थी। सबसे पहले तो कागज तैयार होता था। कागज भी खास होता था? हाँ, हाथ से बनता था। कई पतले कागजों को एक के ऊपर एक चिपकाकर मोटा और मजबूत बनाया जाता था। इसे वसली कहते थे। वसली? हाँ, फिर उसे पेंटिंग के साइज में काटा जाता था। अगर किताब के लिए बन रही है तो लिखने के लिए, कैलीग्राफी के लिए जगह छोड़ी जाती थी। अच्छा। पहले कैलीग्राफर अपना काम करता था, फिर पेंटर के पास जाती थी। अच्छा, तो पहले लिखावट फिर चित्र। हाँ, पेंटर फिर उस लिखे हुए टेक्स्ट के हिसाब से चित्र बनाता था। पेंटर के काम के क्या स्टेप्स होते थे? मोटे तौर पर 3 स्टेप्स होते थे। पहला, पूरी रचना का एक खाका, एक स्केच बनाना, इसे तरह कहते थे। तरह। दूसरा, चेहरों की डिटेल बनाना, जिसे चिरहरामा कहते थे। और तीसरा, रंग भरना, यानी रंगामीजी। और रंग ये कहाँ से आते थे? रंग पूरी तरह नेचुरल सोर्सेस से बनते थे। मिनरल्स को पीसकर, जैसे सिंदूर के लिए सिनाबार पत्थर, गहरे नीले के लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली तो अफगानिस्तान से आता था शायद। हाँ, काफी महंगा होता था। पीला रंग ऑर्नामेंट से,
सफेद रंग शंख पीसकर, काला रंग काजल या चारकोल से। इन पिगमेंट्स को गोंद के साथ मिलाया जाता था। और ये वाटर कलर जैसे होते थे? ये अपारदर्शी वाटर कलर होते थे जिन्हें ग्वाश टेक्निक कहते हैं। मतलब पोस्टर कलर जैसे गाढ़े रंग जो परत दर परत लगाए जा सकते थे। सोने और चांदी के पाउडर भी रंगों में मिलाए जाते थे या ऊपर से छिड़के जाते थे चमक लाने के लिए। और ब्रश, वो भी बहुत बारीक होते होंगे। हाँ, ब्रश बहुत बारीक काम के लिए गिलहरी या बिल्ली के बच्चे के पूंछ के बालों से बनते थे। कभी कभी तो सिर्फ एक बाल वाला ब्रश भी इस्तेमाल होता था। एक बाल वाला ब्रश, कमाल है। हाँ, और अक्सर एक पेंटिंग पर कई कलाकार मिलकर काम करते थे। टीम वर्क होता था। अच्छा, स्पेशलाइजेशन होता था मतलब। हाँ, कोई ड्राइंग बनाता, कोई रंग पीसता और भरता, कोई सबसे बारीक डिटेलिंग करता। उस्ताद कलाकार का नाम अक्सर पेंटिंग पर लिखा जाता था और उन्हें उनके काम के हिसाब से इनाम और प्रमोशन भी मिलता था। और आखिर में वो जो चमक दिखती है पेंटिंग्स में। पेंटिंग पूरी होने और सूखने के बाद उसे एक चिकने पत्थर, अक्सर एगेट यानी सुलेमानी पत्थर से रगड़कर पॉलिश किया जाता था। अच्छा, घिसाई होती थी। हाँ, इसे बर्निशिंग या मोहरा करना कहते हैं। इससे रंग एकदम सेट हो जाते थे और पेंटिंग में एक रेशमी मुलायम सी चमक आ जाती थी। वाकई बहुत मेहनत और बारीकी का काम था ये। तो ये थी मुगल मिनिएचर पेंटिंग की कहानी। बाबर की रुचि से शुरू होकर हुमायूं के जरिए फारसी प्रभाव का आना, फिर अकबर के समय में भारतीय और फारसी शैलियों का वो जबरदस्त संगम और बड़े पैमाने पर काम। फिर जहांगीर के दौर का वो प्रकृति प्रेम और रियलिज्म, शाहजहां की भव्यता और स्टाइलाइजेशन, और फिर धीरे धीरे इसका ढल जाना और दूसरी शैलियों में मिल जाना। वाकई एक लंबा और उतार चढ़ाव वाला सफर रहा। हाँ, और इसकी विरासत सिर्फ म्यूजियम या किताबों तक ही नहीं है। ये पेंटिंग्स उस जमाने के मुगल दरबार, उनकी सोच, दुनिया को देखने का उनका नजरिया और सबसे बढ़कर अलग अलग संस्कृतियों के बीच जो संवाद हुआ, उसे समझने की एक अहम खिड़की है। सही कहा। इनका असर बाद की तमाम भारतीय कला शैलियों पर पड़ा और जैसा आपने बताया, रेम्ब्रांट जैसी यूरोपीय कलाकारों ने भी इनसे कुछ न कुछ सीखा। ये दिखाती है कि कला कैसे सरहदों और विचारों की दीवारों को लांघ सकती है। आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हम ये जानते हैं कि ये इतनी खूबसूरत, इतनी डिटेल्ड पेंटिंग्स अक्सर शाही परिवार के निजी इस्तेमाल के लिए थीं। बहुत कम लोग इन्हें देख पाते थे। हाँ, ये प्राइवेट ट्रेजर्स थे एक तरह से। तो अब जब हम इन्हें म्यूजियम में, किताबों में, इंटरनेट पर सार्वजनिक रूप से देखते हैं, इनका अध्ययन करते हैं, तो क्या इससे इनके मायने या इनके असर में कुछ फर्क पड़ता है? सोचने वाली बात है। क्या पब्लिक व्यूइंग इनके मूल उद्देश्य या अर्थ को बदल देती है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर सोचा जा सकता है।